नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग साइंस रिवीजन सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने संघ का रिवीजन करना शुरू किया था और इसमें 2 संघ हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लोग तीसरे संघ के बारे में पढ़ेंगे। आज का संघ है सिलिंट्रेटा संघ। ये इस संघ के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन वगैरह एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अपने एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आइए जरा देखते हैं इस संघ के जो जीव होते हैं, इनका जो शरीर है वो छोटी छोटी धागे नुमा या बाग नुमा संरचनाओं से बना होता है। फिर आगे देख लीजिए, इस संघ के जीवों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था मिल जाती है। आप ध्यान दीजिए, पहला संघ जो पढ़े थे हमने बताया था कि वो एक कोश की जीव होते थे, वो एक कोशिका से बने होते थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हम दूसरे संघ पर आए, वहां पर हमने बताया था कि वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे वो सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ नहीं पाती हैं और आपस में न जुड़ पाने के कारण वो ऊतक नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो जीव होते हैं वो ऊतक बनाने की प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो यही हमने आपको समझाया था कि जैसे जैसे हम क्रम से आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जीवों का विकास बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, लिखा हुआ है शरीर दो स्तरों को क्या कहते हैं, या डिप्लोब्लास्टिक 2 स्तर यानी डिप्लोब्लास्टिक का बना होता है। शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्मिस तथा आंतरिक यानी भीतरी स्तर जो होगा उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ये 2 वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल 10th 12th इन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भीतरी स्तर होगा उसे गैस्ट्रोडर्मिस और जो बाह्य स्तर होगा उसे एक्टोडर्मिस कहते हैं। अब देखो, हाँ, ये जो इस संघ के जितने भी जीव होंगे वो आपको जलीय जीव प्राप्त होंगे, यानी सब जल में रहने वाले होंगे। अब देखिए, शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है, इस पर स्पर्शक लगे होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, शरीर के अगले सिरे में मुख होगा, मुख पर स्पर्शक होंगे और स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश वाहिनियां या दंश कोशिकाएं होती हैं। ठीक, दंश कोशिकाएं ये अपने शिकार को मूर्छित करने या फिर उन्हें पकड़ने में मदद करती हैं, यानी अपने शत्रु से इनकी रक्षा करती हैं। दंश वाहिनियां हैं यानी जिसमें जहर भरा होगा, विष भरा होगा, तो दंश मार देंगी, वो जो इनका शिकार होगा मूर्छित हो जाएगा और जाकर फिर उससे सेवन कर लेंगे। फिर देखो, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है जो जठर वाहिनी गुहा, इसी को सिलिंड्रॉन कहते हैं और इसी सिलिंड्रॉन नाम से इस संघ की यानी इस विशेषता के कारण इस संघ को सिलिंट्रेटा नाम दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेकर मत पढ़िएगा, 2-4 फैक्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम उन पर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। बाकी ये फैक्ट आप रख लेंगे, कभी मान लीजिए आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए कि सिलिंड्रेटा संघ के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको बनाने में अच्छा लगेगा। बाकी कंपटीशन वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आइए जरा देखते हैं, इसमें उदाहरण में जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया और सी एनीमोन आदि। अब जरा ध्यानपूर्वक समझिए, जो हाइड्रा है, पूछा जाता है हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है या मुकुलन विधि से कौन सा जीव प्रजनन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हाइड्रा है वो मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। अब मुकुलन विधि क्या है, आइए जरा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ये हाइड्रा बना हुआ है, इस प्रकार, और मान लीजिए कि इसकी आपने इस शाखा को काट दिया, तो ये जब जहां गिरेगा वहां पर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा इतना है कि इसके प्रजनन के लिए मेल फीमेल होने की जरूरत नहीं है। इसके प्रजनन में आप जहां से काटेंगे वो नया बीज, वो नया मतलब जीव तैयार हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि एक राक्षस था रक्त बीज, तो जहां जहां उसका रक्त गिरता था वहां वहां नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। सेम वैसे ही जहां जहां इसका टुकड़ा गिरेगा वैसे वहां पर वो नया बीज यानी नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे कि मुकुलन विधि द्वारा इसका प्रजनन होता है। जेलीफिश को आओ समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की एक संरचना होगी, इसमें धागे नुमा संरचनाएं इस तरह से होती हैं।
ये जो धागेनुमा संरचनाएं हैं ये विषैली संरचनाएं होती हैं, इन्हीं में विष होता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया था ना कि दंश वाहिनियां होंगी और उनमें जहर, वही यहाँ पर समझ लीजिए। और ये जो मछली है इसका सेवन चाइनीज और जापानी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए ये लोग समुद्र में जाते हैं और ये दंश मारकर उनको अधिकांशतः मछुआरों को खत्म कर देती हैं ये, क्योंकि इनके जहर से वो खत्म हो जाते हैं। फिर भी ये खाते पीते इसी को है। आपको मालूम है चाइना सबसे ज्यादा ही मांस का सेवन करता है, और ठीक ही है, वो सबसे ज्यादा मांस का सेवन करता है क्योंकि जनसंख्या में वो सबसे आगे थे, और अगर वो अनाज खाने पर आ जाते तो अनाज ही कम पड़ जाता। इसलिए ठीक है कि वो इस प्रकार की चीजें खाएं और हम लोग अनाज खाएं। देखिए, तो वही यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मूंगा के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ये जो मूंगा चट्टाने हैं इनको समुद्र का बगीचा कहा जाता है। मूंगा ये समुद्र में मिलेगा ना, हमारे समुद्र में अंदर, तो इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। अब ये रियल में होता क्या है तो हम जरा समझते हैं। ये जो ये जो मूंगा है, कोरल, वास्तव में मूंगा चट्टाने बन जाती हैं, कोरल रीफ बन जाती है। अब ये कैसे बनेगी कोरल रीफ या मूंगा चट्टाने? ये जीव होते हैं, इनका एक बाहरी आवरण होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब ये जब एक दूसरे पर कोरल जमा होते चले जाते हैं, इस तरह से एक दूसरे पर जमा होते चले जाते हैं, और फिर ये जीव खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट था ना, वो जमना शुरू हो जाता है, और वो जमता 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 एक समय आता है कि वो एक पूरी चट्टान का रूप धारण कर लेता है, समुद्र के अंदर एक पूरी चट्टान बना देता है। और ये दुनिया की सबसे रंगीन चीज है। यदि आपको सबसे अच्छी कलरफुल चीज देखना है, दुनिया की सबसे रंगीन, तो वो कोरल रीफ ही है। जब आप ISPCS का एग्जाम देंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पूरा भारत भ्रमण कराया जाएगा, और आपको लक्षद्वीप भी ले जाएंगे। वहां लक्षद्वीप में आपको समुद्र में पानी के अंदर दिखाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको नीचे उतारा जाएगा। बाकायदा आपकी 2 दिन प्रैक्टिस होगी, ट्रेनिंग होगी कि समुद्र में कैसे नीचे जाना है। बाकायदा सब सिलेंडर वगैरह लाद करके पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर आपके साथ एक हेल्पर नीचे जाएगा, वो आपको दिखाने के लिए कि देखिए साहब, ये अपनी मूंगा चट्टान। तो वो नज़ारा आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप IAS नहीं बन पाए तो आप इन चट्टानों को नहीं देख पाएंगे। आप जाइए, आप वहाँ के जो लोग होंगे, स्थानीय लोग, वो आपको अब इस तरह पूरा सुरक्षा तौर पर नहीं होगा, क्योंकि जब आप IAS बन के जाएंगे तो आप एक जिम्मेदार, एक भारत के एक व्यक्ति होंगे, प्रमुख, तो आपको बहुत ज्यादा सहायता दी जाएगी। लेकिन जब आप ऐसे नॉर्मली जाएंगे तो वहां पर आपको कोई सुविधा नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, सीधे आपको उतारा जाएगा, दिखाकर पीछे फिर ऊपर ले आया जाएगा ना, क्योंकि आप कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होंगे उस समय। तो वहां मुद्राएं देकर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। और जहां अगर आप IAS अधिकारी हैं तब तो गवर्नमेंट की खुद जिम्मेदारी होती है, पूरा खर्चा उनका होता है। तो आप ये देख सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कोरल रीफ, ये मूंगा चट्टाने होती हैं। सबसे बड़ी कोरल रीफ ये जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसको ध्यान रखना, ये जीके में भी पूछा जा सकता है, साइंस में तो है ही, इसीलिए इन क्वेश्चन को हमने अलग से आपको लिख दिया है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें जो फैक्ट बन सकते थे वो हमने फैक्ट भी आपको समझा दिए हैं, और जो कॉन्सेप्ट थे, समझाने वाली चीजें थी, वो भी हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इन वीडियो को देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।